तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आज आप लोगों को क्लास 6 का जो पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विविधता यानी डाइवर्सिटी, उसका वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ। एनसीईआरटी की सिविक्स की क्लास 6 की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है विविधता का समझ, अध्याय 1। कह रहा है अपनी कक्षा के चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखती हो। यानी कि अपनी कक्षा के चारों तरफ कह रहा है नज़र दौड़ाने के लिए, कह रहा है ऐसी कोई साथी है जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ोगी कि लोग एक दूसरे से कई मामले में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नता हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। ये जो आप रंग रूप, वेशभूषा, रहन सहन, ये सब में जो खान पान में जो आप ये भिन्नता देखते हैं, इसी भिन्नता के कारण भारत में क्या विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। यानी कि हमारे यहाँ जो विविधता है या अनेकता है, यह हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है। किस तरह से बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। हमारा देश जो भारत है इतनी विविधता वाला देश कैसे बना। क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होता है। यानी कि सभी तरह की विभिन्नताएं जो होती है वही विविधता का भाग होता है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है, यानी कि विविधता, ये भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता आया, यानी ये विविधता क्यों हुआ, इन सब बारों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि इससे पहले जितना भी आप बुक पढ़े हैं उस बुक में जो भी पुरुष होता है, पुल्लिंग को इंडिकेट करके बुक लिखा जाता होगा। लेकिन इस बुक में आप पहली बार देख रहे होंगे कि एक स्त्री को, यानी कि एक फीमेल को अपने ध्यान में रख के बुक लिखा गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश में जेंडर इक्वलिटी है, उसी को इक्वल करने के लिए इस तरह से कोशिश किया गया है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक महिला को, यानी कि पढ़ने वाले एक फीमेल को मानकर हम इस बुक को लिखें। आगे की पाठ में भी आप इस तरह से देखिएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जैसे फर्स्ट जो लाइन है इस चैप्टर का, उसी में लिखा गया है कि अपनी कक्षा के चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या ऐसी कोई साथी है जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखती हो। यानी कि यहाँ पे दिखता नहीं है, दिखती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी का करने के लिए फीमेल को ध्यान में रखते हुए लिखा गया, यानी कि पढ़ने वाला फीमेल मानकर लिखा गया है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो फीमेल होती है, महिलाएं जो होती है, जो भी उनको थोड़ा सा मतलब उनके साथ सही से इनइक्वलिटी, यानी कि इक्वल व्यवहार नहीं किया जाता है, उसके पास थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो ये सरकार के द्वारा या जो भी बुक राइटर है उसके द्वारा किया गया कार्य बहुत अच्छा। सबसे पहली बात तो आपको ये विविधता जो है, विविधता के बारे में आप क्या जानते हैं। विविधता का मतलब जैसे कि आप किसी भी जगह रहते हैं, उस जगह रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच में अंतर। आप देखते होंगे कि वहाँ पे कोई किसी अनुयायी को मानते हैं, कोई किसी धर्म को, किसी रंग के, किसी भेद के, किसी नस्ल के, तो अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं। उसी व्यक्तियों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। और ये विविधता का कारण क्या है, भिन्नता है। भिन्नता कहाँ से, किस किस क्षेत्र में भिन्नता होगा, उसके धर्म में भिन्नता होगा, उसके रहन सहन में, खान पान में, उनका त्यौहार अलग अलग होगा। ये सब जो विभिन्नता है, इसी के कारण क्या हुआ, विविधता आई। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ये 3 चित्र दिया गया है। एक फिगर आप ये देख रहे हैं,
दूसरा यहाँ है और तीसरा फिगर ये है। अब कह रहा है आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये आपकी उम्र, यानी कि हम लोगों की, ये मतलब जो क्लास 6 में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके उम्र के बारे में बतलाया जा रहा है कि आपकी उम्र के हिसाब से ये 3 चित्र दिया गया। ऊपर में 3 चित्र बनाए गए हैं। खाली बॉक्स में आप भी अपना चित्र बनाइए। ये जो खाली बॉक्स दिख रहा है, इस खाली बॉक्स में कह रहा है आपको भी अपना चित्र बनाने के लिए, आप भी अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन तीनों 3 चित्रों जैसी ही है? यानी आपका जो चित्र है ये 3 जैसी ही है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। यानी कि अगर 3-4 व्यक्ति हैं, वो मिलके अगर चित्रकारी कर रहा है तो उनकी चित्रकारी में भी क्या होगा, अंतर होगा। उसी तरह उसका खान पान, रंग रूप में भी अंतर होता है। अब देखिए, अब एक कुछ प्रश्न पूछा गया, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। यानी कि ये जो कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बाहर जाते समय पहनना पसंद करती हूँ, डैश पहनना पसंद करती हूँ। यानी कि आप जब बाहर जाते हैं तो उस टाइम क्या पहनना पसंद करते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, मैं घर में डैश में बात करती हूँ। यानी कि आप जो हैं घर में किस में बात करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, अरबी में, तेलुगु में, तमिल में, किस लैंग्वेज में आप बात करती हो। मेरा पसंदीदा खेल क्या है, आपका पसंदीदा खेल क्या है। किसी का जूडो होगा, किसी का कराटा होगा, किसी का क्रिकेट होगा। तो इसमें भी क्या होता है, वेरिएशन, विविधता आ रहा है। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। यानी कि किस चीज़ के बारे में मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो इस बॉक्स को आपको भरना है। कह रहा है, जो अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। यानी कि आप में से कितनी साथियों के जवाब जो हैं एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी हैं जिनकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है। यानी कि कक्षा में ऐसा, मतलब ये जो वर्ग है, उस वर्ग में कितने ऐसे साथी हैं, आपका फ्रेंड है, जिनका ये क्वेश्चन है जो सेम टू सेम मिल रहा है। अगर जिनका मिल रहा है तो उनका एक सूची कर रहा है बनाने के लिए, या आपके जैसा किसका मिल रहा है उसका भी क्या कर रहा है, सूची बनाने के लिए, या नहीं तो उसके बारे में पता करने के लिए। जिनकी सूची आपसे हूबहू मिलती है, शायद नहीं हो या हो भी सकता है। इसलिए हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषा बोलते हैं, यानी कि कितने लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामले में आप अपनी साथियों की तरह है और कई मामले में आप उनसे बिल्कुल अलग। यानी कि आप जैसे पता कीजिएगा कि आपके साथी किस कौन सा लैंग्वेज तो होगा, प्रायः हिंदी बोलता होगा, इंग्लिश बोलता होगा, कोई उर्दू भी बोल सकता है। तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति जो होते हैं, कोई कुछ फ्रेंड जो होते हैं, वो आपसे मिले हुए रहते हैं, उनका वेशभूषा, रहन सहन मिला हुआ है, लेकिन कुछ का क्या होता, मिला हुआ नहीं रहता है। दोस्ती करना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आया दोस्ती करना, फ्रेंडशिप के बारे में वगैरह। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बिल्कुल भिन्न है। यानी कि ऐसे इंसान से आप दोस्ती करना चाह सकते हैं जो आपसे बिल्कुल भिन्न है, रहन में, वेशभूषा में, धर्म उसका अलग है। आसान होगा। नीचे दी गई कहानी पढ़े और इस बारे में सोचें। ये जो कहानी नीचे दिया गया उसको करा पढ़ने के लिए और इसके बारे में सोचने के लिए। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिखा। मजाक जो कि फटे फुराने
मैंने इसे मजाक की तरह लिखा। मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद जो है, जनपद के भीड़ भाड़, यानी कि जो ये कहानी लिख रहा है एक मजाक के रूप में लिख रहा है, जो कि एक छोटे लड़के के लिए को डेडिकेटेड है, जो फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। यानी कि जो फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। यानी कि एक जनपद था, जनपद जो है, जनपद के चौराहे पर भीड़ भाड़ वाली जो चौराहा था उस पे क्या करता था, लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जब मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिलते जुलते शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। यानी कि जो लेखिका है या लेखक है वो बताना चाह रहा है कि जनपद पे जो रेड लाइट है, मतलब रेड स्टॉप है, लाल बत्ती वाला स्टॉप है, वहाँ पे एक लड़का अखबार बेचता है और वह अखबार हमें देखकर जब आप वो साइकिल से गुजरते हैं तो उसके पीछे अखबार लेकर पीछे भागना शुरू कर देता है और उस दिन की जो सुर्खियां होती है उसे हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उनसे हिंदी का अखबार मांगा। यानी जो भी अखबार वाले लड़का था उससे क्या किया, अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल मैं हिंदी वो जो लड़का था उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे दे दिया। यानी कि उसने अखबार का पैसा दे दिया। क्यों? तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज। यानी कि वह जो व्यक्ति था जो साइकिल से जा रहा तो उनके बारे में बोला कि आपको हिंदी आती है, लेकिन उसको लगा, उस लड़का को लगा ये देखने में इतने अच्छे व्यक्ति हैं तो इसको अंग्रेजी आता होगा, ये अंग्रेज की तरह दिख रहे हैं। तो तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। यानी जो लेखक हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल के दूसरे विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। यानी कि दूसरा सब्जेक्ट है उसके साथ क्या पढ़ा, हिंदी पढ़ा। हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट उसने पूछा, यानी कि उसको सब्जेक्ट वर्ड सुन के अजीब लगा। उसने पूछा सब्जेक्ट? जब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि हरी बत्ती हो गई। यानी कि रेड लाइट पे जो रुका हुआ था उसके बाद क्या होगा, हरी बत्ती हो गई। मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था, जो पेपर बेचने वाला था, अगले दिन फिर वहाँ पे था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया, बोला जो लेखक है उसने ने यहाँ पे बोला था कि जो मतलब हम हिंदी के मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ा था, हिंदी भी पढ़ी थी। यानी कि लेखिका जो बोल रही है हिंदी भी पढ़ी थी। तो उसको लगा ये सब्जेक्ट क्या है,
उसके बारे में फिर वो दूसरे दिन पूछा कि सब्जेक्ट, हाँ भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़ुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। यानी कि सब्जेक्ट एक का एक अर्थ तो विषय होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है, प्रजा होता है। प्रजा के रूप में वो क्या कर रहा है, उसे प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। यानी कि वो जो सब्जेक्ट के बारे में पूछा उसको जवाब दिया कि ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। उसके बाद चूँकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो। यानी उस लड़का से पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो। कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। यानी पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, उस लेखिका ने पूछा। मैंने पूछा अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। यानी कि वो जो पेपर वाला था उसने अपना नाम समीर बताया और उसने उससे पूछा शर्माते हुए कि आपका नाम। यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई। आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन और पवन पुत्र। हवा पवन, यानी कि समीर का अर्थ क्या होता है, हवा और पवन होता है। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? उसने जवाब दिया, हनुमान। तो अब तो आप समीर एक और अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथों में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गई। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उनकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगा में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे, लेकिन समीर। मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उनकी आंखों भर आई जब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। यानी कि जो भी दूसरा समीर था वो क्या था, मुस्लिम था, और पहला वाला समीर क्या था, हिंदू था। दूसरा वाला समीर की मम्मी सब कहाँ रहती थी, मेरठ में रहती थी, जो कहाँ, आई थिंक यूपी में। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाई? यानी कि समीर एक जो है और समीर 2 है, ये दोनों के बीच में 3 अंतर पूछ रहा है। तो पहला अंतर तो ये है कि समीर एक और समीर 2 के धर्म में अंतर है। दूसरा, समीर एक और समीर 2 के पहनावे में अंतर है। तीसरा, समीर एक और समीर 2 के
रहन सहन में अंतर है, तीसरा चौथा समीर 1 और समीर 2 के बीच में जो भी उसका फैमिली स्टेटस है, यानी कि वो हिंदी बोलता था कि इंग्लिश बोलने वाला था, दोनों में अंतर था। लेकिन फिर भी दूसरा प्रश्न कर रहा है कि इन दोनों अंतरों के बीच में दोस्ती बनने से रोक पाई? बिल्कुल भी नहीं रोक पाया, क्योंकि दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता हो गया था। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सका कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। यानी कि मेरा जो समीर 2 है वो आखिर कहाँ गया, इसके बारे में हमको पता नहीं चला। हो सकता है वो मेरठ चला गया होगा। पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती है, वहीं समीर 2 को जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 जो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषा अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने उसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग था। जहां समीर 1 हिंदू था, वहीं समीर 2 मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हैं। समीर 1 कौन सा त्यौहार मनाता होगा? जैसे छठ हुआ, होली हुआ, दिवाली हुआ, ये सब। समीर 2 क्या मनाता? तो ईद मनाता होगा, रमज़ान मनाता होगा, रोज़ा रखता होगा, इफ्तियार की पार्टी मनाता होगा। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपके उनसे दोस्ती की जो आपसे बहुत भिन्न हो, यानी जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। यानी कि आपकी कभी फ्रेंडशिप ऐसे व्यक्ति से हुआ जो बिल्कुल इस समीर 1 और समीर 2 की तरह बिल्कुल भिन्न है? अगर है तो उसके बारे में आपको कह रहा है कहानी के रूप में आपको वर्णन करने के लिए। एक दूसरे से क्या थे? कई अन्य मामले में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरा नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिनके बारे में हमने पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था जो है असमानता का क्या है? एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था जो क्या है? असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इन बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। आप बस वही बन सकते थी। तो देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें कुछ दिया हुआ कि समीर दो के बारे में, जो पे अखबार बेचता था, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते हैं? इस पर चर्चा कीजिए। यानी कि ये जो मीटर है इस पे आपको कह रहा है चर्चा करने के लिए। आप लोग अगर IAS बनिएगा तो ये जो खाई है गरीबी और अमीरी के बीच में, इसको हटाने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जैसे कि जाति प्रथा, ये जाति व्यवस्था भी क्या होता है, एक खाई का बीच में मतलब असमानता का एक कारण होता है। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होती तो आप बिल्कुल क्या हो जाती, उसी जाति का कुम्हार ही हो जाती। आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ोगे, यानी कि अगला जो पाठ है अगला पाठ में इसके बारे में पढ़ोगी। विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है, यानी कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसा ही आपकी भी सहेलियाँ होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उसके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उसके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। अब कह रहा है इसके बारे में सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हो। यानी कि कह रहा है कि हिंदी आपकी जो मातृभाषा उसके अलावा कुछ और अन्य भाषा का भी सूची बनाइए जिसका आप एक आध शब्द जानते हैं। उसके बाद क्या है कि ये भी कह रहा है कि जैसे कि आप भारत का जो भाषा अलग अलग प्रांत है, उस अलग अलग प्रांत में जो भोजन खाया जाता है, व्यंजन खाया जाता है, उसके बारे में जो लिस्ट बनाना है। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिहार में लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है, वेस्ट बंगाल में चावल सब प्रसिद्ध है, ये सब जो है, सांभर डोसा कहीं प्रसिद्ध है, इडली डोसा है। तो हर एक जगह का जो व्यंजन है उसके बारे में क्या करें, लिस्ट बनाने के लिए। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानियाँ बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानी बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोग ने राजा रानियों की वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी और पढ़ी, वह उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रखना पड़े जहाँ केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते, लाल या सफ़ेद, एक ही तरह का खाना खाते, शायद आलू,
समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो, ऐसी जगह रहकर वे कैसे कहानियाँ लिखते? भारत में विविधता, यानी कि कहानी लिखने के लिए विभिन्न प्रकार का रंग रूप वेशभूषा, हर एक प्रकार का एक वातावरण चाहिए तो ही ना कोई कहानी लिखेगा। अब कर एक बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी मैं आपको कुछ बतला देता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार है जो इस जगह पर रहती है, ऐसी जगह के जीवन का पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। जो जगह है, क्या आप सोचती है कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की, क्या आप सोचती है आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह पे सबसे ज़्यादा होगी। ये जो आप जगह के बारे में बताया गया है उसके बारे में कह रहा है कहानी बनाने के लिए। भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारी करने की तरीके अलग अलग होते हैं। वास्तव में हम क्या करते हैं? एक ही तरह की चीज़ करते हैं, लेकिन हम हमारे करने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। अब कर रहा, भारत के लोग विविध तरीके से नीचे लिखे गए काम करते हैं, यहाँ उनमें से एक तरीका बताइए या 2 और तरीका लिखिए। एक तरीका बताया गया, जैसे प्रार्थना हुआ या इत्तेवार हुआ, तो इसके लिए प्रार्थना के लिए क्या करता है? जैसे भक्ति गीत गाता है, भजन करता है, आजान पढ़ता है, ये सब हुआ। उसके बाद शादी करने के लिए तो कोई शादी करता है, कोई रजिस्ट्रार के पास जाता है, कोई निकाह करता है। कपड़े के लिए जैसे बिहार के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, पंजाब के लोग पगड़ी पहनते हैं, उसलिए मणिपुर की औरतें जो होती है फरनेक पहनती है। उसके अभिवादन के लिए कुछ लोग नमस्ते कहते होंगे, बिहार सबके लोग क्या नमस्ते कहते हैं। जैसे झारखंड के आदिवासी एक दूसरे को जोहार कहता है। जैसे मुस्लिम बंधु लोग जो होते हैं वो आदाब कहते हैं या अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। जैसे चावल पकाना, जैसे मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना हुआ, जैसे खिचड़ी बनाना हुआ। खिचड़ी होता है ना, जैसे कि खिचड़ी किस तरह से बनाया जाता है? दाल चावल सब मिला के, उसके बाद चावल फ्राई बनाना। तो ये चावल पका के भी कई तरीके से भोजन बना सकते हैं। तो हम विविधता को, उसके बाद क्या है? विविधता तो है लेकिन सब क्या है? एक ही तरह से। हर एक इंसान का क्या होता है? सर्वाइव करना होता है। इंसान का मेन मुद्दा क्या रहता है? कोई भी जीव है उसको मेन क्या है? पृथ्वी पे सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने का मोटो रहता है, उसी मोटो में जिस प्रकार का काम होता है वो करना होता है। जैसे खाने के लिए, रहने के लिए, बसने के लिए आवास चाहिए। हम विविधता को कैसे समझते हैं? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़े या ऊँट पर बैठकर जाते थे। यानी कि जब 200 वर्ष पहले हवाई जहाज नहीं था तो भी लोग यात्रा करते थे। कैसे करते थे? पानी के जहाज के थ्रू या ऊँट पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के ये यात्रा करते थे, लेकिन यात्रा तो करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। अक्सर ये यात्रा क्यों की जाती थी? खेती करने के लिए या नई ज़मीन के तलाश में की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। यानी यात्रा में क्या होता? काफ़ी समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पे क्या होते? ठहर जाते थे। इनके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे।
यानी कि लोग घर क्यों छोड़ते थे? नई जगह की तलाश में होता था, या कहीं अकाल आ गया, कहीं अन्न बजना शुरू ख़त्म हो गया, बाढ़ आ गया, या कहीं युद्ध हो गया, तो उस जगह को छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इंसान को तो सरवाइव करना है। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उसके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुरानी जगह पर ही चलते रहते थे। इस तरह अपनी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलती जुलती संस्कृति उभरता। यानी कि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता था तो उसके अपने साथ संस्कृति, रहन सहन लेके जाता था, उस जगह का भी संस्कृति होता था। इस दोनों में क्या होता है, आपस में इंटरचेंजिंग होता था, जिससे एक नई संस्कृति बनता था। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। इस तरह से कई क्षेत्रों अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण में किस तरह गहराई से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। यानी कि शहर के लोग होते क्या, सब्जी और अनाज बिल्कुल ही नहीं उगाते हैं, क्योंकि वो खुद ही खरीद के खाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। वे जो होते हैं इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझाने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ा। एटलस में भारत का नक्शा और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ स्थित है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यापारिक पेशे को प्रभावित कैसे करती है, उसकी सूची बनाइए। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनाई जाती है। यहाँ के लोग दूध के बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना या मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होता है। रेगिस्तान का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए।
रेगिस्तान का मतलब ये नहीं कि यहाँ व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर कई मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, यानी लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा? तिब्बत पहुंचा। और लद्दाख में किस प्रकार का ऊन पाया जाता है? तो पश्मीना ऊन पाया जाता है, जिससे पश्मीना शाल बनता है, जो काफ़ी फेमस है। तो लद्दाख के थ्रू ही क्या हुआ? बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता था, कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, आज पता चला आपको। पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का भी बहुत समृद्ध मौखिक श्रृंखला है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, यानी तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा लद्दाख में क्या काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप में मुसलमानों और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस नाटक को खेलते हैं। देख रहे हैं पश्मीन शाल क्या कर रहा, बुना जा रहा है। अब देखिए हम लोग केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबों एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इबन बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत की जाती थी, यानी मुसलमान समुदाय जो है उसकी बड़ी इज्जत की जाती है। ये देख रहे हैं मछली पकड़ने के लिए चीनी जाल जो है। यहाँ देख रहे हैं ओनम पर्वत, केरल का जो ओनम है विशेष नाव की प्रतियोगिता होता है, केरल का फेमस पर्व है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक आने की रास्ता जाना, यानी कि वास्को डी गामा केरल के ही कालीकट बंदरगाह में 1498 को पहुंचा था। उसी से क्या होता, भौगोलिक क्षेत्र का खोज हुआ था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलती है और उन्हें चीनी वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी चट्टी कहते हैं। इसमें चीनी शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल की खेती करते थे, यानी वहाँ के लोग जो अधिकतर क्या मछली, चावल की खेती करते थे। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा।
इस तरह पता चला कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए काल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोसी में अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और जहाज़ों और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों को फूट डाल सकते हैं, भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उसका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वे सब एक थे। कह रहा है कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिल खून के हमारे गोली खा के सोए, जालिया बाग में हम सुनी परी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे। हिंदू और मुसलमानों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगों के जाना। दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गरे हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। ये भारतीय जन नाटक संघ इप्टा से लिया गया है। देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू जी। यह गीत अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख कितने सारे लोग मारे गए थे। आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में। पंजाब के प्रांत में जो है जलियांवाला बाग। हिंदू मुस्लिम कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई, उनमें से भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की कल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ
सारे भारतीयों में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक था, जेल में रहते हुए लिखा था। भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ें नहीं हैं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिनके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया गया है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन किया, अनेकताओं में एकता, हमें विचार दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान में किस तरह से एकता का वर्णन किया गया, इसे अपने शब्द में लिखिए। आपको पता होगा कि जनगण मन, तो इसमें भी क्या है, भारत का एकताओं के बारे में बताया गया है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न ये है कि अगर आपको सॉल्व नहीं होगा तो हम बता देंगे, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए, इसमें कौन कौन से त्योहार सभी समुदाय के द्वारा मनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने विचारों में भारत की समृद्ध और विविध विरासत अपने जीवन को कैसे बेहतर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार अनेकताओं में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती हो। जो पंक्ति था जो हम पढ़े थे उसके बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उन क्षेत्रों की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया। क्या ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे। ये सब प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो बस इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। मेरा क्लास यूट्यूब चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों नहीं लगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मेरा क्लास यूट्यूब चैनल है। ओके बाय।